मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मेरे बच्चे, इस समय ये क्लास दो चैनलों पर चल रही है, दो के तीन चैनलों पर चल रही है। पहली क्लास जो चल रही है वो चल रही है कैरेवल एसएससी वाले चैनल पर। दूसरी क्लास चल रही है, नहीं तीन जगह चल रही है। एक हमारी चल रही है कैरेवल स्टेट एग्जाम वाले चैनल पर, और एक जिन बच्चों ने पे किया हुआ है पेड बैचेज में जो बच्चे, उनकी चल रही है। मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरी पहली क्लास है। आज की क्लास में हम यूपीएसआई का भी बात करेंगे, आरआरबी एनटीपीसी की भी बात करेंगे, बिहार दरोगा की भी बात करेंगे, और बाकी सारी चीज़ों की भी बात करेंगे। आपके मन में जितने भी डाउट होंगे, आने वाले 4 से 5 मिनट में मैं वो सारे ही डाउट आपके पूरी तरह खत्म करा दूंगा। आपसे बस रिक्वेस्ट ये कि एक बार जल्दी से वीडियो को, जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारी पहली क्लास है मैथ की जो आज से स्टार्ट हो रही है, यूट्यूब पर आप अपनी क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए, और एक बार कमेंट में जो आप लिखना चाहे वो लिख दीजिए, ताकि आपकी हाजिरी लग जाए कि हाँ आप क्लास में हैं। फिर मेरे बच्चे पढ़ना पढ़ाने का काम स्टार्ट करते हैं। भाई जल्दी से ले आना वो पोस्टर। देखिए मेरे बच्चे, मुझे उम्मीद है कि आप सारे के सारे बच्चे इस समय क्लास में जुड़ गए होंगे। एक बार जल्दी से जय माता दी या गुड मॉर्निंग जो आप लिखना चाहे वो लिख दीजिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी से मेरे बच्चे। बहुत बढ़िया। देखिए यार, लगा दो। मेरे बच्चों बस अभी 2 सेकंड में कर रहे हैं। बेसिकली 8 से 9:30 भी क्लास होती है ना, तो जैसे ही खत्म होती है तो फुर्सत मिलती है, 5-10 मिनट का टाइम लेके यहाँ कर रहे होते हैं। आज पहली क्लास है, थोड़ा सा हमें टाइम लग रहा है, आप पेशेंस रखिएगा। बहुत सारी चीज़ों के जवाब आपको मैं दूंगा, जिन जिन चीज़ों में आपको डाउट नज़र आ रहा होगा। आगे चलो, तीनों हो गए ना? ठीक है। बस एक देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सबके मन में एक सवाल जरूर खड़ा हो रहा होगा कि हमने रेलवे का बैच लिया था, क्लास रेलवे की हो रही है, ठीक बात है। कुछ कहेंगे हमने यूपीएसआई का बैच लिया था, क्लास रेलवे की स्टार्ट हो रही है। कुछ कहेंगे हमने बिहार दरोगा का क्लास लिया था, जबकि बैच कोई और चीज़ की चल रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके सारी बातों के जवाब देता हूँ। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी, ध्यान से मेरी बात सुनो। देखिए मेरे बच्चे, मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले यूपीएसआई पे। देखिए यार, आज से आप यूँ कह सकते हैं कि आपका बैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ है ना? ये मेरे प्यारे बच्चों यूपीएसआई कांस्टेबल का इंडेक्स है। यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल का ये लगभग लगभग सिलेबस है, मोटा मोटा कौन से चैप्टर है, क्या क्या आता है। जी शिवम कुमार जी कह रहे हैं धोखा हुआ। नहीं बाबू, धोखा नहीं हुआ, सुन तो लो 5 मिनट, उसके बाद आपको समझ में आया है, आएगा मेरी बात। अगर हम यूपीएसआई की बात करें मेरे बच्चे, तो हमारे पास मोटे मोटे दो ही पेपर हैं, 2 ही साल के पेपर। एक 2019 का पेपर है, एक 2021 का पेपर है। यानी यूपी सब इंस्पेक्टर पीछे 2 ही बार हुआ, एक 2017 वाला 19 में हुआ, और एक 2021 में हुआ। तो यूपीएसआई में बात करें मेरे बच्चे, तो नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जिससे 312 सवाल कुल मिला के इन दोनों बार एग्जामों में पूछा गया। सिंप्लीफिकेशन के 104 सवाल पूछे गए हैं, डेसिमल और फ्रैक्शन से 54 सवाल पूछे गए हैं, एचसीएफ एलसीएम से 124 सवाल पूछे गए हैं, रेशियो प्रोपोर्शन से 101 सवाल पूछे गए हैं, परसेंटेज से 164 सवाल पूछे गए हैं, लाभ और हानि से 192 सवाल पूछे गए हैं, डिस्काउंट से 97 सवाल पूछे गए हैं, सिंपल इंटरेस्ट के 110 सवाल है, कंपाउंड इंटरेस्ट से 103 सवाल पूछे गए हैं, पार्टनरशिप से 67 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, एवरेज से 108 सवाल पूछे हुए हैं, टाइम एंड वर्क से 230 सवाल पूछे हुए हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस और ट्रेन वाला जो रहता है उससे 267 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। बाकी डीआई सिंपली वो डीआई और डाटा सफिशिएंसी वाले मेरे बच्चे 288 सवाल पूछे गए हैं। मेंसुरेशन से 109 सवाल पूछे गए हैं। विविध जो है बाकी मिसलिनियस नंबर सिस्टम से रिलेटेड, यानी जहां बाकी सारे चैप्टर मिक्स होके चलते हैं, वो
97 सवाल पूछे गए, है ना। ये सारी कहानियां मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के जो यूपीएसआई में आती है। यानी अगर मैं यूपीएसआई का स्टूडेंट हूं तो यूपीएसआई की तैयारी कर रहा हूं तो मेरे लिए जो बड़े बड़े टॉपिक है उनमें सबसे बड़ा टॉपिक है नंबर सिस्टम। 312 सवाल पूछे गए, यानी हर सेट में जो नंबर सिस्टम है उसका जो परसेंटेज है या वेटेज है वो सबसे ज्यादा। आप देख भी रहे होंगे यहाँ पे संख्या पद्धति 312, यानी नंबर सिस्टम के 312 सवाल है। उसके बाद जो है वो डीआई और डाटा सफिशिएंसी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है 288, जो सबसे ज्यादा है। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों यूपी सब इंस्पेक्टर और यूपी कांस्टेबल का सिलेबस। लगभग लगभग मोटे तौर पे ये रहता है। ये यूपी एसआई का है, यूपी कांस्टेबल का नहीं, यूपी एसआई का मतलब वर्गीकरण किया हुआ है। मेरे बच्चे आपने नोटिस की होगी यहाँ पे एक चीज कि ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती। इसके अलावा मेरे बच्चे आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्री पढ़ते हैं, ज्योमेट्री नहीं आती। यूपी सब इंस्पेक्टर में मेंसुरेशन आती है और मेंसुरेशन से रिलेटेड ही ज्योमेट्री पूछी जाती है। तो आराम से मेरी बात सुनिए, आपके एक एक सवाल का मैं जवाब दे दूंगा। ज्योमेट्री मेरे बच्चे यूपी एसआई में नहीं पूछी जाती। आपने एक टॉपिक का नाम सुना होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके भी सवाल मेरे बच्चे यहां पे नहीं पूछे जाते। द्विघात ना सॉरी निर्देशांक ज्यामिति, इसके सवाल में यहां नहीं पूछे जाते। यहां प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के भी सवाल नहीं पूछे जाते, और भी बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर हैं जिसके यहां पे सवाल नहीं पूछे जाते। तो ये मेरे बच्चे मोटे तौर पे यूपी सब इंस्पेक्टर का सिलेबस है। मैं एक एक करके मेरे बच्चे सबसे बात करूंगा, उसके बाद आपके कोई डाउट रह जाएंगे तो मैं जवाब दूंगा। मैं बिल्कुल फ्री टाइम लेके आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं। रोज एक क्लास होनी है। कितने महीने में कितने दिन में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, कैसे कवर होगा, उन सारी चीजों पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हम मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि सर नंबर सिस्टम और उससे अलाइज चैप्टर पूछे जाते हैं, पूरा अरिथमेटिक पूछा जाता है, और सर मेंसुरेशन पूछी जाती है। मोटी मोटी बात करें तो यूपी सब इंस्पेक्टर में यही सब कुछ पूछा जाता है और इसी की प्रधानता होती है। जिसकी इन चीजों पे पकड़ है समझो वो बाजी मार जाएगा। मेरे बच्चे ये सारी चीजें खत्म कराने में मुझे करीबन करीबन 3 से 4 महीना लगेगा। 3 से 4 महीने में ये चीजें खत्म हो जाएगी। मैं पढ़ाऊंगा कैसे यूपी सब इंस्पेक्टर, एक एक करके फिर उस पर भी बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यूपी सब इंस्पेक्टर, मेरे बच्चे मैंने कहा कि आपका कंप्लीट सिलेबस जो है ना वो 3 से 4 महीने में खत्म करा दूंगा। मैथ का 3 से 4 महीने मैक्सिमम दूंगा, ठीक है। लेकिन हम आपके लिए और क्या चीजें यहां प्रोवाइड करने लग रहे हैं जिससे आपके सिलेक्शन को शॉर्ट किया जा सके। भाई ये तो हर टीचर चाहेगा कि सबसे ज्यादा सिलेक्शन मेरे स्टूडेंट के हो, और मैं तो इस मामले में बहुत दीवाना आदमी हूं, है ना। मैं तो बिल्कुल ही चाहूंगा कि सारे के सारे बच्चे मेरे से पढ़ के हुए सिलेक्ट हुए हों। तो मैं अपनी पूरी ताकत झोंक दूंगा कि भाई यूपी में जो दरोगा बनते हैं वो बच्चे हमसे पढ़े हों, हमने उनकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले किया हो, इसके लिए मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेन जो चीज है वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस क्लास। देखिए ये सिलेबस जो है ये आपको कॉन्सेप्ट सिखाता है, ये पूरा कॉन्सेप्ट सिखाएगा। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है किसी सवाल की गहराई क्या है, सवाल का एग्जैक्ट आंसर कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन कैसे फास्ट करते हैं, कैसे आंसर बनाना है, कैसे लैंग्वेज पढ़ना है, पूरा जो खाका है वो मेरे बच्चे कॉन्सेप्ट से आता है। हाँ जी। लेकिन मेरे बच्चे जो प्रैक्टिस क्लास है ये है मेन असली वजह सिलेक्शन की। क्यों? क्योंकि हम यहां पे ये नहीं सीखते कि क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा पूरा कॉन्सेप्चुअली, नहीं। कॉन्सेप्ट तो हम यहां पढ़ चुके, कॉन्सेप्ट तो हमारा यहाँ क्लियर है। हमने पूरी मेहनत करके एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा है। लेकिन जो मेरी प्रैक्टिस क्लास है वह हम सीखेंगे हाउ टू अटेम्प्ट, हाउ टू अटेम्प्ट
any question, how to attempt any question in your exam. आपके एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि पेपर में सवाल कोई आया, अगर वो सवाल मेरे बच्चे आया तो ये कतई जरूरी नहीं है कि आपको पूरा सवाल सोल्व करना है। आपके पास 4 ऑप्शन है ना, और अगर ये 4 ऑप्शन है मेरे बच्चे तो आपको 4 ऑप्शन में से कोई एक टिक करना है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैथ पढ़ते वक्त यहां कॉन्सेप्चुअल में वो नहीं सिखाई जाती, लेकिन यहां सिखाई जाती है कि कैसे जल्दी से उसका आंसर ठीक से टिक किया जाए। कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो सवाल में आपको पकड़नी है, जिसके बाद आप उस चीज को तुरंत की तुरंत आंसर तक पहुंचा सकते हैं। आपको पूरा सवाल डिटेल में सोल्व करने की जरूरत नहीं है, जबकि यहां मैं एक एक कॉन्सेप्ट पूरा सिखाऊंगा। अगर मुझे 10% भी बोलना है तो मैं 10% की बाकायदा हर बार सवाल में फ्रैक्शन लिखूंगा। 10% 1/10 होता है और 10 का 10% 1 होता है, ये चीजें बताऊंगा मैं यहाँ। लेकिन यहां मैं आपको बताऊंगा कि पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करते हैं। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि बहुत हजारों बच्चे ऐसे हैं आपके आस पड़ोस में, आपके यार दोस्तों में, जो बहुत कम पढ़ते हैं लेकिन फिर भी सिलेक्शन ले जाते हैं। जानते हैं उसके पीछे का कारण क्या है? वो उतना पढ़ते भी नहीं जितना आप पढ़ते हैं, उतनी मेहनत भी नहीं करते जितनी आप मेहनत करते हैं। आप रात 2 बजे तक पढ़ते हैं, वो 2 बजे तक पढ़ते भी नहीं है, मस्तीबाजी भी पूरी करते हैं, लेकिन सिलेक्शन ले जाते हैं। कारण ये है कि उनको पेपर देने की आर्ट आती है, पेपर देने की कला आती है। और जो पेपर देने की कला है ना मेरे बच्चे, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान देना कि पेपर देना अपने आप में एक आर्ट है, और उस आर्ट को एक दिन में नहीं सीखा जा सकता, उसको सीखने में लगेंगे पूरे 5 से 6 महीने। क्योंकि डेली प्रैक्टिस क्लास चलेगी, 1 घंटे के आसपास की डेली प्रैक्टिस क्लास रहेगी, लाइव क्लास रहेगी, ये भी ये शाम को चलेगी 6 से 7 डेली चलेगी। लेकिन इसका उद्देश्य केवल एक होगा, किसी भी सवाल को डिटेल एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। यह तोड़फोड़ सिखाई जाएगी कि इस सवाल में ये लॉजिक लगा सकते थे, ये लॉजिक लगा सकते, इसके थ्रू ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, वो वाला गेम होगा। तो मेरे बच्चे, सिलेक्शन के लिए अगर मैं आपको कहूं कि 30% ये जरूरी है तो 70% ये जरूरी है। लेकिन जरूरी है कि ये 70% समझ तभी आएगा जब ये 100% आता हो। अगर हमें उस चीज का डिटेल में सॉल्यूशन यानी कॉन्सेप्चुअल वाइज उसकी समझ नहीं होगी ना, तो हम प्रैक्टिस में कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे। हम प्रैक्टिस बेहतरीन तभी कर पाएंगे जब वो कॉन्सेप्ट हमारे मजबूत होंगे। तो मेरे बच्चे, ये 3 से 4 महीने लगेंगे, क्योंकि आपके पूरा सिलेबस नहीं है, एडवांस नहीं आता, जिसमें 1 महीना पूरा ज्योमेट्री खा जाती है ना, पूरा लगभग 1 महीना ट्रिग्नोमेट्री खा जाती है, 20 दिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खा जाती है, और बहुत सारे चैप्टर है जो आपके में नहीं आते। इसलिए आपका सिलेबस बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस रोज जारी रहेगी, 5 से 6 महीने जारी रहेगी, ताकि एक बार वो सारे स्किल मैं डेवलप करा दूं और सेकेंड टाइम वो स्किल अपने आप प्ले करना सीखे। देखिए, 2 चीजें, एक तो जो सामने वाला समझा रहा है उसको समझना, और दूसरा समझ के अप्लाई करना। तो जब मैं करा रहा हूं तो आप समझेंगे सारी चीजों को, लॉजिकली तोड़ पा रहे होंगे, लेकिन उनको समझने के बाद जो अप्लाई करने का काम है ना, उसमें अगले 3 महीने लग जाएंगे। इसलिए शुरुआत के 2-3 महीने में तो पूरा कॉन्सेप्ट और साथ के साथ उनकी प्रैक्टिस के लॉजिक, कौन कौन सी चीजें तोड़नी है, और अगले 3 महीने में आप इतने विद्वान हो जाएंगे कि मैथ में एक सिंगल क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। ये मेरा दावा है। अगली चीज जो हम दे रहे हैं यहां मेरे बच्चे, यूपीएसआई में मैं एक एक करके बात करूंगा मेरे बच्चों, हर बच्चे से बात करेंगे, आराम से पेशेंस रख के मेरी बात सुनते रहना। देखिए, पहली चीज मेरे प्यारे बच्चों, हम जो आपको दे रहे हैं वो हैंड रिटन क्लास नोट्स दे रहे हैं। हैंड रिटन क्लास नोट्स दे रहे हैं। देखिए मेरे बच्चे, ये हैंड रिटन क्लास नोट्स जो हैं, इसकी वैल्यू है। क्यों वैल्यू है? क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा कि अगर मैंने क्लास में 30 सवाल क्वेश्चन कराए। देखिए, आज मेरी पहली क्लास है तो मैं बहुत डिटेल में आपसे बात करना चाहूंगा, ताकि आपके मैक्सिमम डाउट आज की क्लास में पूरे करा दूं, और फिर आज हम पढ़ना शुरू करें तो फिर आपका माइंड क्लियर हो, आपकी डायरेक्शन क्लियर हो। अगर आपकी डायरेक्शन क्लियर है तो मामला सेट है। ठीक है जी। तो मान लीजिए 30 क्वेश्चन मैंने आज आपकी क्लास में कराए। अब इतना टाइम नहीं रहता
कि आप इन 30 सवालों को लिखें, फिर उनके सॉल्यूशन लिखें, फिर इसे रिवाइज करें। इसमें तो आप बर्बाद हो जाएंगे, इतनी मेहनत करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे राजा। तो तरीका क्या है सर? तरीका यह है कि इन 30 क्वेश्चन के क्लास नोट्स मैं आपको यहां बना के दूंगा। क्लास नोट्स मेरे बच्चे यहां मैं बना के दूंगा आपको, हैंड रिटन बाकायदा। हर क्लास के 2 से 3 घंटे बाद आपको मिल जाएंगे, ठीक है? जो भी क्लास है वो आपके फोन में अगले 2 साल तक रिकॉर्डेड भी रहनी है। उतना लंबा आपने सोचना नहीं है। सिलेक्शन होना है तो 6, 8, 9 महीने में पाड़ पुड़ के फेंक दोगे सारे एग्जाम। देखिए, और अगर डायरेक्शन गलत है तो फिर 10 साल भी करते रहो, कुछ काम नहीं होगा। आपने एक काम करना है, अपना मोबाइल लेके बैठना है, या आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है, क्योंकि अब हमारा ऐप हर चीज पे चलता है, कंप्यूटर पे भी चलता है, लैपटॉप पे भी, टैब पे भी, फोन पे भी, और जो भी साधन होते होंगे सब पे चलता है। यहां वीडियो चल रही है आपके सामने, और यहां आपके सामने क्लास नोट्स खुले हुए हैं। करना क्या है, यहां से वीडियो देखिए, बल्कि वीडियो देखने से पहले क्वेश्चन पढ़िए, खुद से ट्राई करिए रफ कॉपी में। नहीं समझ में आया फिर ये सॉल्यूशन देखिए, और सॉल्यूशन देखने के बाद जो आपका वीडियो का बटन होता है, ऐसे ही रहता है ना वीडियो का बटन, फिर उसको प्ले करिए। प्ले करने के बाद देखिए कि मैं उसे कैसे समझाने लग रहा हूं। इससे क्या होगा, आपने खुद ट्राई किया सवाल, मेहनत करी, नहीं बना, फिर आपने सॉल्यूशन देखा, समझ लिया, कच्चा पक्का समझ आया, फिर आपने मेरी बात सुनी या ध्यान से एक एक पॉइंट समझा। इससे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपने खुद से ही करना सवाल को आधा सीख लिया। जब आप पहले यहां टकरा लेंगे तो 50% क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, लैंग्वेज आधी आधी समझ में आ जाएगी क्या कहने लग रही है। मेरी बात ध्यान से सुनना, कान खोल के, है ना? आज के समय में बच्चे की सबसे बड़ी गलती क्या है ऑनलाइन में, वो मोबाइल खोलता है, पूरी वीडियो देखता है, पूरी वीडियो देख लेगा, 1.5 घंटे की वीडियो को 1.2x पे देखेगा, और लाइव चल रहा है तो पूरा ही 1.5 घंटा देखना पड़ेगा, यानी 90 मिनट लगाने पड़ेंगे, और 90 मिनट लगा के इस वीडियो को आराम से देखेगा। फिर क्या करेगा जी, क्योंकि यहां तो टीचर के पेस पे पढ़ने लग रहा है वो, तो उसको आधा सवाल समझ में आया, आधा जो टीचर ने बोला उसने वो बात पकड़ी और आगे बढ़ गया, उसको लगा सवाल मेरे समझ में आ गया। जब प्रैक्टिस करने बैठेगा तो उसको आधी चीजें पल्ले पड़ेंगी, आधे नहीं पड़ेंगे, फिर उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। असली लड़ाई क्या है, आपको हमेशा ही क्या करने चाहिए, जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं ना, पहले खुद से पढ़ो। नहीं आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट वेस्ट करो इस सवाल पे, पढ़ो, 2-3 बार लैंग्वेज पढ़ो। मेरी ताई जी थी, वो स्वर्गवासी हो चुकी, काफी साल पहले गुजर गई। जब मैं छोटी क्लास में था ना, वो मेरी ताई जी जो थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, बिल्कुल भी अनपढ़ थी। तो जब मैं छोटी क्लास में था, पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में होऊंगा, गांव में पढ़ते थे हम सरकारी स्कूल में, तो मैं अपनी ताई को कहा करता था कि मेरे समझ में नहीं आ रहा, मेरा तो दिमाग गर्म हो जाता है पढ़ते पढ़ते। तो मेरी ताई एक चीज कहती थी, अनपढ़ थी, वो कहती थी सवाल को ना 2-3-4 बार पढ़, जब 3-4 बार पढ़ेगा ना तो आधी बात अपने आप समझ में आने लगेगी। ये एक मतलब इतनी एज्ड और अनपढ़ मेरी ताई की जुबान थी, और मैंने देखा कि सीखने के लिए इससे बेहतरीन कोई साधन हो ही नहीं सकता। तभी मैंने कहा कि आज के समय में यूथ सबसे बड़ी गलती ये कर रहा है, क्लास लाइव लेता है, लाइव क्लास में सीधा रिकॉर्डिंग देखता है ना, लाइव क्लास चलाता रहता है, वीडियो देखता रहता है। सवाल टीचर ने पढ़ा, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ, मान लीजिए ये कोई एग्जाम्पल के तौर पे सवाल है, मैंने जल्दी से पढ़ा, समझा दिया, आगे बढ़ गए, तुमने लगा कि हाँ मेरे भी समझ में आ गया, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकल ग्राउंड पे देखोगे तो आपके समझ में वो सवाल आया ही नहीं। तो इसलिए मेरे बच्चे, बेटर तरीका ये है, आप उस क्लास को रिकॉर्डेड वर्जन देखिए। पहली चीज, जब रिकॉर्डेड वर्जन देख रहे हैं तो पहले उस क्लास नोट से, क्योंकि देखिए क्लास नोट्स ऐसी चीज नहीं है कि जो क्लास खत्म होती है 1 सेकंड में आ जाएगा। क्लास नोट्स को तैयार करने में 2 घंटे तो एटलीस्ट लगते हैं। जब क्लास लाइव खत्म होगी, मान लो 11 बजे आपकी क्लास खत्म होगी, तो 2 घंटे तो लड़का लिखेगा सारे क्लास नोट्स, तभी तो आपके बैच में अपडेट करेगा। तो बेटर तरीका यह है कि आप हमेशा ही जो रिकॉर्डेड देखें वो 3 घंटे बाद देखें, लेकिन ये दिमाग में जरूर रखना है, और मैं आपको गारंटी से कहता हूं सर, मैंने हजारों लाखों बच्चों का सिलेक्शन कराया है, यूपी सब इंस्पेक्टर, सीजीएल, रेलवे, हर जगह। जिस बच्चे ने रोज का काम रोज किया है ना, रोज का काम रोज, मेरे बच्चे, मैंने आज तक एक भी सिंगल स्टूडेंट ऐसा नहीं देखा जिसका सिलेक्शन ना हुआ। अगर आप रोज का काम रोज करते हैं तो आपका सिलेक्शन 500% होगा। यानी सुबह 9:30 की जगह आप रात दोपहर में 2 बजे देखे, चाहे 3 बजे देखे, लेकिन आज रात 12 बजे से पहले इस क्लास को खत्म करके ही सोना है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, बाकी जो भी देखी जाएगी, जो भी दुनियादारी है, किसी की शादी है, ब्याह है, जो मर्जी है, ये निपटाना है। अगर आप इस एटीट्यूड के साथ रहेंगे ना तो 500% सिलेक्शन हो जाएगा। और जो यहां आप 90 मिनट लगा रहे हैं ना, विश्वास मानिए
यहां आप जब सवाल पढ़ रहे होंगे और आपको सवाल नहीं समझ में आएगा, 1-2 मिनट में या 30 सेकंड में आप खुद भी कर लेंगे, फिर यहां सॉल्यूशन देखेंगे और फिर वीडियो प्ले करेंगे, तो वीडियो भी आप 3x की स्पीड पे देखेंगे, क्योंकि आपको आधी चीज नहीं 80% चीज यहां से समझ आ गई, फिर आपने यहां हेल्प ली। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है सही पढ़ने का तरीका। ठीक है जी। हर लाइव क्लास को जब वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में हो जाती है लाइव के बाद, उसको इस तरह पे देखना है। पहला काम क्या है कि जो हैंड रिटन क्लास नोट्स है उसको पीडीएफ आपके फोन में खुलेगी, उसे खोलना है और समझना है हर एक सवाल को, फिर वीडियो चलानी है, फिर खोलना है, फिर ये काम करना है। जैसे ही आपको क्लास समझ में आ जाए तो उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मेरे प्यारे बच्चों आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन देंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन कितने होंगे ये कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। किसी क्लास में हो सकता है कोई बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाए तो उसमें 50 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस को मिल जाए, किसी क्लास में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हो तो भाई उन पे 2-2 3-3 4-4 सवाल भी बते रहे, है ना। नहीं नहीं, क्लास नोट्स बुक में है मेरे में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्या बात कर रहे हो भाई। ठीक है भाई, यहां तक की मेरी बात समझ गए। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन हम आपको देंगे और इन सारे के सारे क्वेश्चंस का बाकायदा सॉल्यूशन होगा टाइप्ड फॉर्मेट में और इनकी आंसर की लिखी मिलेगी सबकी। ये अलग अलग रहेंगे, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन क्लास के अकॉर्डिंग डिपेंड करेंगे। तो मेरे बच्चे यहां पे करना है। अगला जो काम होगा, जब आप यहां पे पढ़ रहे होंगे, ये चीजें समझ रहे होंगे, तो आपको एक काम हर हाल में हर क्लास में करना है, और वो है मेरे बच्चे स्मार्ट नोट्स तैयार करने का। स्मार्ट नोट्स तैयार करने का। स्मार्ट नोट्स का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मैंने कोई भी चैप्टर उठाया, नंबर ऑफ डिजिट उठा लिया मान लीजिए, तो नंबर ऑफ डिजिट पूरा 1.5 घंटे की क्लास में लेट से खत्म हुआ है, तो स्मार्ट नोट्स ज्यादा से ज्यादा हाफ पेज का होना चाहिए या 1 पेज का, इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। यह आपने खुद तैयार करना है, कारण कि जिस दिन आपका पूरा सिलेबस खत्म होगा और पेपर से पहले आप इसे बार बार जब रिवाइज करने जाएंगे ना, तो इतने बड़े क्लास नोट्स को आपको रिवाइज नहीं कराना, ना ही करा जाएगा, ना जरूरी है वो, है ना। तो ये आधे पेज में ना मेन मेन सूत्र, मेन मेन चीजें आप लिखिए, जो जो आप लिखना चाह रहे हैं कि भाई ये बात ध्यान रखने की थी, ये बात ध्यान रखने की थी, ये बात ध्यान रखने, वो बात लिखिए, ताकि पेपर से पहले या चैप्टर खत्म होती सिर्फ उसी बात को बार बार रिवाइज किया जाए। तो मेरे बच्चे, ये है मेरी तरफ से सिलेक्शन का पहला मंत्र आप सभी बच्चों को। क्या बताया मैंने, कोई भी बच्चा डायरेक्ट लाइव क्लास देखे कोई बुराई नहीं है, अच्छी चीज है, लेकिन अगर आप बेटर रिजल्ट चाहते हैं मेरे बच्चे, तो क्लास नोट सामने खोलिए, क्लास नोट से पहले सवालों के साथ खुद उलझिए। नहीं पल्ले पड़ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, हर सवाल में 2-3 मिनट लगाइए, एटलीस्ट 10% तो बात समझ में आएगी ना, कह क्या रहा है। फिर खुद ट्राई कर लिया, फिर उसका सॉल्यूशन देखा। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, जिसको मैथ में कुछ नहीं आता ना, 10% लैंग्वेज पढ़ के समझ में आ जाएगा, 10% उसका सॉल्यूशन देख के समझ में आ जाएगा। और फिर आप देखिए वीडियो उसी क्वेश्चन की, क्लास की। मैं बच्चे गारंटी कहता हूं, 100% तो नहीं, लेकिन 60% हर बच्चे को समझ में आएगा, जिसके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता, जो गणित में कति मतलब अपने आप को कमजोर बच्चा समझ रहा है। और जिस दिन आपको थोड़ा भी समझ में आने लग गया ना, धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ेगा, बढ़ते 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 अपने आप आपको 100% पे ले जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं। और जो मैंने आपको यहां लिखवाया ना, ये प्रैक्टिस क्लास सिलेक्शन के लिए सबसे जरूरी है ना। मेरे सीजीएल के सारे बैचेज में शाम 5 से 6 चलती है प्रैक्टिस क्लास। ये अपने आप में इतनी जरूरी है कि मैं कहता हूं कि सब कुछ छोड़ दो, लेकिन उस क्लास को मत छोड़ देना, वो क्लास सबसे जरूरी है। ठीक है जी। तो मेरे बच्चे, ये चीज है यूपीएसआई से रिलेटेड। मैं आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन दूंगा, क्लास नोट्स दूंगा, पढ़ने का तरीका बता दिया। आप दोपहर में पढ़ो, 11 बजे पढ़ो, 2 बजे पढ़ो, रात 6 बजे पढ़ो, 12 बजे पढ़ो, लेकिन सालों कुछ भी कर लेना, रात 12 बजे से पहले खत्म करके सोना, चाहे आग लगे। अगर नहीं खत्म हो रहा ना, तो रोटी मत खाओ उस दिन, सो भी मत, उस काम को खत्म करना, चाहे जो मर्जी हो जाए। वजन अपने ऊपर मत बलने देना। जिस दिन आपने वजन डाल दिया ना दिमाग पे कि यार कल की क्लास रहेगी, उस दिन से आप सोच लेना बहुत पीछे होते चले जाओगे। आप सोचिए, अभी यूपीएसआई की वैकेंसी नहीं आई, लेकिन आप बच्चे इतने जागरूक है कि अभी से यूपी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। आपका सपना है वो, तो सपने में 1 सेकंड की भी मतलब गुंजाइश मत छोड़ देना यूपीएसआई वाले बच्चों। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों पूरा यूपीएसआई का। अब मेरे बच्चे आगे आते हैं हम रेलवे पे। बहुत सारे बच्चे जो बिल्कुल व्याकुल हो रखे थे कि रेलवे का पता ही नहीं है, तो मेरे बच्चे सब बताऊंगा, उसके बाद आपके सवाल होगा। देखिए, ये है मेरे प्यारे बच्चों
जितने भी आपके पेपर हुए उनमें आपका, जैसे ये है आरआरसी हजारीपुर, इसमें ये 2021 का पेपर हुआ था, इसमें नंबर सिस्टम से 4 सवाल थे, 2012 के 5 सवाल थे, ऐसे अलग अलग मेरे बच्चे, ये हमने यहाँ पे सारी लिस्टिंग दे रखी है, हर एक का अलग अलग दे रखा है। अभी 2023 में जो लास्ट पेपर हुआ था इसका, उसमें 2 सवाल आए हैं, 2022 से 2 सवाल, तो हर एक चीज को यहाँ पे बढ़िया से आपको डिस्काउंट तरीके से समझाया हुआ। मोटे तौर पे बात करें तो एक मोटी मोटी समीकरण ये बैठती है कि जो 30 क्वेश्चन आते हैं उन 30 क्वेश्चन में सबसे ज्यादा पोर्शन अगर किसी चैप्टर का रहता है मेरे बच्चे, तो वो रहता है नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो लगभग लगभग 8 से 9 सवाल की रेंज में रखते ही रखते हैं हर बार। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एचसीएफ, एलसीएम, ये वो चैप्टर है मेरे बच्चे जो हर साल आते ही आते हैं, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि 30 में 8 से 9 सवाल इन 3 चैप्टरों से बनते हैं, तो हमें किसी भी हालत में इन चैप्टरों को ढीला नहीं छोड़ना है, ठीक है जी। यानी नंबर सिस्टम रेलवे में भी बहुत टॉप लेवल का आता है, और नंबर सिस्टम मेरे प्यारे बच्चों यूपीएसआई में भी बहुत अच्छा आता है। नंबर सिस्टम आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करेंगे उसमें भी अच्छा आएगा। नंबर सिस्टम मेरे बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी करेंगे उसमें भी अच्छा आएगा। नंबर सिस्टम मेरे बच्चे सीजीएल की तैयारी करेंगे उसमें भी सबसे ज़्यादा आता है। और आप जानते हैं जो बच्चे यूपीएससी सीसैट की तैयारी करते हैं, माफ करना, सीसैट की जो तैयारी करते हैं, क्योंकि हमारा एक यूपीएससी सीसैट का भी हमने डेडिकेटेड बैच लॉन्च किया हुआ है, और उसमें मैं पूरे 40 से 50 घंटे में पूरा मैथ खत्म कर रहा हूँ। जानते हैं कैसे? 40 से 50 घंटे में। ऐसे क्योंकि उनके 40 क्वेश्चन आते हैं, और इन 40 क्वेश्चन में 18 से 20 सवाल केवल नंबर सिस्टम से आते हैं। और यूपीएससी इतना आसान है कि जिस बच्चे ने 23 सवाल ठीक कर दिए ना, उसको इंग्लिश और रीजनिंग में भी जरूरत नहीं है बहुत अच्छा स्कोर उठाने की, केवल मैथ के दम पे भी सिलेक्शन ले जाता है। तो कहानी ये है कि मेरे बच्चे रेलवे वाले बच्चे हो या यूपीएसआई वाले बच्चे हो, सभी का पढ़ने का तरीका एक ही है, सबको काम करने का तरीका एक ही रहेगा, सबको बकायदा क्लास नोट्स मिलने हैं, सबको बकायदा प्रैक्टिस के क्वेश्चन मिलने हैं। लेकिन हाँ, मेरे बच्चे दोनों की प्रैक्टिस डिफरेंट है। मैं यूपीएसआई हो या एनटीपीसी हो, दोनों में ही मेरे बच्चे केवल और केवल नंबर सिस्टम ही एक साथ करा रहा हूं, नंबर सिस्टम एक साथ करा रहा हूं, संख्या पद्धति एक साथ करा रहा हूं, क्योंकि दोनों में ही अच्छे लेवल पे सवाल पूछे जाते हैं। हाँ जी। इसके बाद मेरे बच्चे, मैं ये कहूं देसी भाषा में कि यूपीएसआई थोड़ा सा लो लेवल रखता है, यानी पेपर का लेवल हल्का रहता है। तो बाकी जो हिस्सा है, खासकर अरिथमेटिक का हिस्सा, वो इसका डिफरेंट होगा और थोड़ा आसान रहता है इसकी वजह। एनटीपीसी में हाई लेवल रहता है, अरिथमेटिक का हिस्सा। दूसरा ये है कि एनटीपीसी में सारे चैप्टर लगभग पूछे जाते हैं। जैसे अगर आप यहां ध्यान से देख पा रहे हो, या मैं दिखा पा रहा हूं उस डाटा को, तो आप देखिएगा एलजेब्रा पूछा जा रहा है, ट्रिग्नोमेट्री पूछी जा रही है, ज्योमेट्री पूछी जा रही है, मेंसुरेशन पूछी जा रही है, स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन पूछा जा रहा है, मिसलिनियस में भी बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो यानी रेलवे में एडवांस का पोर्शन धड़ल्ले से पूछा जा रहा है, लेकिन हर एक सेट में माफ करिए कैप्टन, हर एक सेट में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो लगभग लगभग एक एक सवाल देखोगे। हाँ, कभी कभी परिस्थिति बदल जाती है, कभी ज्यादा सवाल होते कभी कम, लेकिन ऑन एवरेज एक ही सवाल इन चैप्टर से रहता है। ठीक है जी। दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों ये कि जो मिसलेनियस है ना, इसमें भी जो मिसलेनियस में सवाल डले हुए ना, वो 99% क्वेश्चन वो नंबर सिस्टम के ही होते हैं, लेकिन वो मिक्स होते हैं, एक दो चैप्टर का मिक्स करके बन रहा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर एनटीपीसी जो है, बच्चे विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एसएससी सीजीएल के बराबर लेवल का है, और या कहीं कहे तो टफ भी है। कंपाउंड इंटरेस्ट में अभी मैं प्रैक्टिस करा रहा था रेलवे बैच, उस पे कैरियर एसएससी रेलवे, जो कैरियर रेलवे हमारा एक चैनल है, इस पे तो कंपाउंड इंटरेस्ट में सीजीएल से भी खतरनाक सवाल पूछे हुए। मेरी बात समझ रहे? तो एनटीपीसी हल्का नहीं है, पहली बात।
एनटीपीसी पूरा डेप्थ में पढ़ाना पड़ेगा। जो यहाँ कॉन्सेप्ट क्लासें होंगी ना, वो पूरा टाइम लेंगे भाई। कॉन्सेप्ट क्लासें यहाँ टाइम लेंगे। यहाँ 3 महीने में बैच खत्म नहीं होगा, ये लेंदी जाएगा, क्योंकि यहाँ बहुत लेंदी पढ़ाना पड़ेगा, और क्योंकि पूरी डिटेल में पढ़ाना पड़ता है और बहुत सारी चीजें अलग अलग पूछी जाती है, तो यहाँ की गहराई अलग है। ये शोर शॉट है, बहुत आसान चीजें है। प्रैक्टिस पे मैं सारा गेम लेके जाऊंगा। रोज 1 घंटे की प्रैक्टिस इसकी रखवानी, ताकि खटाखट खटाखट आपकी स्पीड इंक्रीज हो, क्योंकि क्वेश्चंस का जो लेवल है बहुत डिफिकल्ट नहीं होता विद रेस्पेक्ट टू एनटीपीसी, सीजीएल एंड समथिंग एल्स। लेकिन नंबर सिस्टम मेरे प्यारे बच्चों दोनों ही बैचेज में एक जैसा रहेगा। दोनों में नंबर सिस्टम का लेवल एक जैसे ही रहता है, आसानी रहता है, लेकिन वैरायटी बहुत बहुत है, इसलिए नंबर सिस्टम रहेगा। मेरे बच्चे एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए भी मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि आपका बैच 5 to 6 बन जाएगा। आपके बहुतों के मन में होगा कि सर अगर बीच में एनटीपीसी का, या आप में से बहुत सारे बच्चे रेलवे ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म तो सारा ही भरते हैं, ग्रुप डी की भी तैयारी करते हैं, अगर इनकी एग्जाम डेट नजदीक आ गई तो क्या करें? तो मेरे बच्चे मैं तो देखो अपने पेस से ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे से बहुत तुर्रमखाई तरीके से पढ़ाया नहीं जाता, मैं बहुत तेज तेज पढ़ाने में असमर्थ हूं। मैं तो मतलब बढ़िया से ही पढ़ाऊंगा और तरीके से ही पढ़ा पाऊंगा, वही मेरा पैशन है और मैं उसी तरीके से पढ़ा पाऊंगा। लेकिन अगर आपकी डेट जल्दी से आ जाती है एग्जाम की, तो मैं ये जरूर करूंगा कि आपको ये सलाह दे देंगे उस समय कि आप वीओडी से ये चैप्टर पढ़ लीजिए। हाँ, ये दावा है कि अरिथमेटिक जो है, अरिथमेटिक नंबर सिस्टम और मोस्टली अलजेब्रा वाला सेक्शन आपका 3 से 4 महीने में इजीली खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो एडवांस पोर्शन है वो टाइम लेगा। तो अगर ऐसा कुछ होगा कि आपका पेपर जल्दी आएगा, तो मैं तो सारे ही चैप्टर लाइव पढ़ाऊंगा, और मैं तो 6 ही महीने पढ़ाऊंगा उसको। लेकिन आपको पेपर जल्दी आ गया तो उसके लिए तरीका यही होगा कि आपको वीओडी में साथ साथ प्रोवाइड करा दूंगा कि भाई आप उससे भी तैयारी कर लो। लेकिन हम एनटीपीसी के लिए भी मेरे बच्चे रोज शाम को प्रैक्टिस रहेगी 4 से 5, 4 से 5 प्रैक्टिस रहेगी मेरे बच्चे, और ये लाइव क्लास रहेगी। क्योंकि जैसा मैंने आपको पीछे कहा कि आजकल सिलेक्शन सिर्फ पढ़ने से नहीं आता, प्रैक्टिस बहुत मैटर करता है ना। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि क्लास में सवालों के साथ साथ वो चीजों की प्रैक्टिस कराते हैं। नहीं, मेरा उद्देश्य ये रहता है कि हमेशा कॉन्सेप्ट पे फोकस रखो, कॉन्सेप्ट दो, कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से डिलीवर करो, और प्रैक्टिस जो होनी चाहिए उस चैप्टर के खत्म होने के बाद होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए एक चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, आपने 6 क्लासों में एग्जाम्पल के तौर पर प्रॉफिट एंड लॉस खत्म कराया, तो 6 क्लासों तक प्रॉफिट एंड लॉस की प्रैक्टिस नहीं करानी। बच्चे को प्रैक्टिस करानी है क्लास में ही, किसकी? पूरे कॉन्सेप्ट की और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस की, ताकि उसका कॉन्सेप्ट मजबूत हो। और जब उसका 6, 7, 10 क्लासेस जितनी भी क्लासों में उसका प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो, तब मेरे प्यारे बच्चों उसके साथ डिस्कस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। और उस चैप्टर की देखिए प्रैक्टिस क्लास रोज चलेगी, लेकिन एक चैप्टर पीछे रहेगी। मेरी बात समझ गए? यानी नंबर सिस्टम जब खत्म हो गया तो नंबर सिस्टम की चल रही है, सिंप्लीफिकेशन चल रहा होगा तब भी नंबर सिस्टम की चल रही होगी, तो एक चैप्टर पीछे रहेगी प्रैक्टिस। लेकिन उसका फायदा यह है कि प्रैक्टिस ही एटलीस्ट, आपको मैं कह रहा हूं प्रैक्टिस क्लास अगर आपने ले ली तो मेरे बच्चे प्रैक्टिस क्लास आपको 80% स्कोर आपको दिला देगी आपके एग्जाम में। और अगर कॉन्सेप्ट है तो 100% आप स्कोर करेंगे। मैथ आने वाला टाइम अब ये है कि मैथ्स 100% स्कोर करोगे तो ही जंग जीती जाएगी, अदरवाइज जंग नहीं जीती जाएगी। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों टोटल कहानी जो मैंने आपको बताई है कि हम एनटीपीसी में भी देखिए पढ़ने का तरीका हर बच्चे का यही रहेगा जो मैंने यहां समझाया कि आपको क्लास नोट्स देखने होने चाहिए, उसके बाद सॉल्यूशन, फिर आपको वीडियो देखनी चाहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हम दे वो आपको तैयार करने चाहिए। और मेरे बच्चे एनटीपीसी वाले बच्चे ये सोच ले कि कुछ भी हो जाए हमें ये प्रैक्टिस क्लास मिस नहीं करनी, क्योंकि यहीं से स्पीड पकड़नी सीखोगे, यहीं से वो तरीका आएगा कि कैसे जल्दी से सवाल खत्म किए जाए। ठीक है जी। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कब तक खत्म हो जाएगा बैच एनटीपीसी का। तो मेरे बच्चे मैंने बताया कि मैं तो तरीके से ही पढ़ा पाऊंगा, मेरे को तो 5 से 6 महीने लगेंगे। हाँ, लेकिन आपका जो सिलेबस मैंने बताया अभी जो पीछे दिखाया था, अगर इस सिलेबस में मेरे बच्चे ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री हटा दें और एल्जेब्रा हटा लें, और ये फिर
डीआई तो कराएंगे ही परसेंटेज के साथ, मिसलेनियस भी वहां करा देंगे। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो आपका बचेंगे, बाकी ये 3 महीने में लगभग पूरा आपका यहां तक का खत्म हो जाएगा, 3 महीने में खत्म हो जाएगा। यानी ईमानदारी से बात करें तो 30 में से 3 सवाल आपके रह जाएंगे उस समय तक, और इन 3 सवाल को करने में अगला 3 महीना लगेगा। ठीक है, नहीं प्रैक्टिस किसी भी क्लास की यूट्यूब पर नहीं होगी, बैच में ही होगी, लाइव रहेगी। ठीक है, उसमें किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, और हर बच्चे को उसमें कोशिश करनी चाहिए अगर संभव हो तो जुड़ा जाए लाइव। और मैं जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस की कराता हूं उसके लिए भी मैंने नियम ये बना रखा है कि एक दिन पहले सवाल दे देते हैं कि भाई कल जो है, और वो सारे के सारे मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, है ना। तो एक क्लास पहले हम सवाल दे देते हैं कि कल हमने नंबर सिस्टम में ये क्वेश्चन डिस्कस करने, 30 क्वेश्चन आप तैयार करके आइए, ताकि आपको पता चले कि जल्दी से कैसे सोल्व किया जाए। आकाश लगा दे बेटा। अब आते हैं मेरे बच्चे बिहार दरोगा पे। देखो यार, बिहार दरोगा का मैंने जितना एनालिसिस किया है भाई, मैथ तो बहुत कम ही पूछा जा रहा है उसमें, है ना, मैथ का बहुत बड़ा रोल तो है नहीं। क्या कर रहा है, कहीं पे भी लगा दे यार, नीचे लगा रहने दियो, कोई नहीं, बस लगा हुआ है, लगा तो गया ये। मरवाओगे तुम, बच्चे गाली बकेंगे, इतना टाइम लगवा रहे हो। बस बच्चे 2 सेकंड का टाइम दे दो, फिर मैं बिहार दरोगा का भी आपको पूरा डिटेल बता रहा हूँ, उसके बाद आपके डाउट लेंगे और फिर आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तब तक आप यूपीएसआई और एनटीपीसी के बारे में कुछ डाउट लेना चाह रहे हैं तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। मैथ स्पेशल बैच सर, भाई मैथ स्पेशल बैच मेरा 11 तारीख को आएगा, आप उसमें ले सकते हैं, वो पूरा 6 महीने चलता है, उसमें सारी चीजें कवर हो जाती हैं। ठीक है मेरे बच्चे, अभी आप कमेंट मत करिएगा, जो आपके डाउट हो 2 सेकंड का वेट करना, फिर मैं करता हूं। मेरे बच्चे बिहार एसआई दरोगा की अगर हम बात करें तो मेरे पास जो डाटा मिला उसमें मैथ से सिर्फ 6 सवाल पूछे जाते हैं, बाकी हिंदी, बिहार जीके, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स और स्टैटिस्टिक्स के सवाल मिले। यानी बहुत ज्यादा जोर बिहार दरोगा वाले बच्चों को मैथ पे बहुत फोकस करने की जरूरत नहीं, बहुत थोड़ा पार्ट आता है, और थोड़े पार्ट में भी क्या क्या पूछा जाता है सारी चीजें बताता हूँ। पूछ साले 6 ही सवाल रहे, लेकिन पूछ सब कुछ रहे हैं, पूरा नंबर सिस्टम दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा भी ले रहे हैं, नेगेटिव नंबर एंड इंटीजर्स ले रहे हैं, रेशियो प्रोपोर्शन भी आ रहा है, डीआई भी आ रहा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन 2 बार आ गया क्या, नहीं ठीक है, अच्छा 2 बार आ गया, डाटा इंपोर्टेशन आ गया, एसआई सीआई आ गया, डिस्काउंट आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडेंटिटी आइडियाज भी आ गया, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप भी आ गया, क्वाड्रिलेटरल भी आ गया, सिमेट्री भी आ गया, मेंसुरेशन भी आ गया, फ्रैक्शंस एक्सपोनेंट आ गया, क्यूब्स एंड स्क्वायर रूट आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस आ गए। तो मेरे बच्चे कहानी ये है, अब ये नंबर सिस्टम में क्या क्या पूछते हैं, इकाई के अंक पे भी पीछे सवाल पूछा हुआ है, ठीक है जी, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पे भी सवाल पूछा हुआ है, शून्यों की संख्या भी पूछा हुआ है, एपी और जीपी पे भी सवाल है, डिविजिबिलिटी पे भी सवाल है, रिमाइंडर थ्योरम पे भी है, नंबर ऑफ फैक्टर्स पे भी और मिसलेनियस पे भी। अच्छा यूपीएससी का था, सॉरी। तो ये था मेरे बच्चे कुल मिला के। तो बिहार दरोगा जो है इस पे मोटे मोटे 6 सवाल मेरे बच्चे आने लग रहे हैं, इन 6 ही सवालों पे लेकिन पूरा ही मैथ पूछा जाता है। और मैं आप बिहार दरोगा वाले बच्चों को तो यही कहूंगा कि यार ऐसा मेरे पास भी कोई जादू नहीं है कि मैं मतलब 10-20 घंटे की क्लास लूं और 6 सवाल क्लियर करा दूं, क्योंकि कुछ भी पूछ रहे हैं, किसी भी चैप्टर का कोई भी सवाल पूछ ले रहे हैं, जब इतने सारे चैप्टर पूछ लेंगे तो फिर कैसे मतलब उसको डिफाइन किया जाए, तो आपको ही पढ़ना तो इतना ही पड़ेगा और कोई उसका उपाय है नहीं। ठीक है, तो बिहार दरोगा वालों को जो फोकस करना चाहिए वो बाकी सब्जेक्टों पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट उनके ज्यादा वैल्यू रखते हैं। अब मेरे बच्चे हम आगे बढ़ते हैं, ये सारा सिलेबस हम आपको दे देंगे। अब आते हैं मेरे बच्चे आगे। अब किसी भी भाई के जो भी डाउट है, खासकर यूपीएसआई और उसके मैं वो डाउट ले लेता हूं। सर अंकित कुमार जी बिल्कुल कर रहे हैं भाई,
सर एनटीपीसी में भाई कमेंट बहुत तेज आ रहे हैं। ग्रुप डी वाले बैच में मैथ आप ही पढ़ाए, कौन कौन मैथ सर प्रैक्टिस? ठीक है, ग्रुप डी में लेवल थोड़ा हल्का रहता है रेलवे का, वो थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा। एनटीपीसी में खतरनाक रहता है यार, वो मतलब मानता नहीं है, अच्छे सवाल देता है। ठीक है, तो मेरे बच्चे आप जो जो आपके डाउट है आप सारे भेजते रहिए, आप और क्या क्या पूछना चाह रहे हैं। मैं इस क्लास के खत्म होने के बाद सबके कमेंट निकाल लूंगा, और कमेंट निकालने के बाद फिर आप लोगों के अगली एक वीडियो बना के बैच में अलग से डाल दूंगा। और दूसरी बात यह कि मेरे बच्चे कल दिल्ली में चुनाव है, कल 5 फरवरी है, तो दिल्ली में कल हॉलीडे है, तो कोई क्लास आपकी कल दिल्ली से चलेगी नहीं, और हमारा सारा ही सेटअप दिल्ली से बेस्ड है, तो कल की हमारी छुट्टी रहेगी। ये है मेरे बच्चे आरआरबी एनटीपीसी का हमारा बैच है 2025 का, जो 1 फरवरी से स्टार्ट हुआ, लेकिन आज 4 फरवरी से मैथ की क्लास स्टार्ट हो रही है। मैथ में ही पढ़ाने लग रहा हूँ। रीजनिंग वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर अरुण सर, पूरा बिहार पढ़ रहा है काजल मैम से। बायोलॉजी मेरे बच्चे फिजिक्स अंकुल सर से, केमिस्ट्री जुबेर ईरानी सर से। इकोनॉमिक्स यस सर पढ़ाएंगे, पॉलिटी जीत सर पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी विकास सर पढ़ाएंगे, हिस्ट्री यस सर पढ़ाएंगे, और शिवान सर स्टैटिक जीके पढ़ाएंगे। तो मेरे बच्चे ये सारा शेड्यूल है, और ये आरआरबी एनटीपीसी का है। ये है मेरे बच्चे जो मेरे दिल के करीब है, और जिसमें आग लगानी, इस बार चाहे कुछ हो जाओ, पूरा मैथ मैं ही पढ़ाने लग रहा हूं भाई। आसानी होता है, मैथ बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं कर रहा। रीजनिंग अरुण सर है, हिंदी भी अरुण सर ही है, लेकिन ये दूसरे वाले अरुण सर है जो हिंदी पढ़ाते हैं। मूल विधि मेरे बच्चे टीचर अभी आपके में आ जाएगा, पोस्टर में नहीं लगा हुआ था। यूपी जी के विकास राणा सर पढ़ा रहे हैं, जनरल स्टडी जीत राणा सर पढ़ा रहे हैं, और स्टैटिक जी के शिवान सर पढ़ाने लगे। और शिवान सर का स्टैटिक जी के का क्योंकि बहुत बड़ा रोल वहां पे होता नहीं है, इसलिए वीओडी डाल दे रहे हैं उसमें बैच में। ठीक है जी, तो ये मेरे प्यारे बच्चों यूपीएसआई का है, और इसकी जो फीस है वो 1199 मेरे बच्चे, और अभी 1199 इसकी फीस रखी हुई है। और इसकी जो फीस है मेरे बच्चे वो भी 1199। बिहार दरोगा में चूंकि मैंने कहा कि बाकी सब्जेक्ट्स का रोल बहुत बड़ा होता है, मैथ का तो बहुत कम होता है, तो ये बिहार दरोगा का बैच है। जो जो बच्चे बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, अरुण सर रीजनिंग है, अरुण सर हिंदी है, काजल मैम है, विकास राणा सर है, जीत राणा सर, और इकोनॉमिक्स के लिए जो सीजीएल मेंस के बैच पढ़ाते हैं राशिद सर, वो पढ़ाने लग रहे हैं। और बिहार जीके के लिए दुर्गेश सर है, ठीक है, जिनकी क्लास से आप देख भी रहे होंगे चैनल पे। तो ये टीम है मेरे बच्चे जिनके आज हम क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब सीधा टॉपिक पे आते हैं, कोई फालतू बकवास नहीं, जिस चीज के लिए आप आए हैं पढ़ने के लिए, अब उस पर प्रयास जारी है। तो मेरे बच्चे नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो सारे बैचेज में कॉमन रहेगा। जैसे नंबर सिस्टम खत्म होगा उसके बाद सारे बैचेस अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम। लेकिन जब विभाज्यता पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं संख्याओं के मान, वैल्यू ऑफ ए नंबर, कि भाई संख्याओं के मान कैसे डिसाइड होते हैं। तो दो तरीके से डिसाइड होते हैं। एक तो होता है, हिंदी में जानते होंगे, जातीय मान या अंकीय मान, या जातीय मान या अंकीय मान, यानी उसकी फेस की जो वैल्यू है वो कहलाती है फेस वैल्यू, अंकीय मान कहते हैं, जातीय मान कहते हैं। और एक होती है मेरे बच्चे उस डिजिट की प्लेस वैल्यू, स्थान के हिसाब से उसकी वैल्यू अलग है। जैसे मान लीजिए 375 लिखा है, इस 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, यूनिट डिजिट, 10th डिजिट, 100 डिजिट। तो 3 जो है वो 100 डिजिट पे, तो 3 गुना 100, तो 3 का स्थानीय मान हुआ 300। 3 की प्लेस वैल्यू हुई मेरे बच्चे 300। ठीक है जी। अगर 7 की प्लेस वैल्यू पूछे तो हम कहेंगे इकाई दहाई, 7 है दहाई पे, तो 7 गुना 10, यानी 7 की प्लेस वैल्यू हुई 70। और 5 की प्लेस वैल्यू क्या हुई, 5 गुना 1, इकाई के स्थान पे था इसलिए 1, तो 5। ये तो है मेरे बच्चे प्लेस वैल्यू। और ये है फेस वैल्यू 375। तो मैं कहूं यार 3 की फेस वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे 3 ही है, यानी जो दिख रहा है वही उसकी फेस वैल्यू। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अगर मैंने ये लिखा है और मैं कहूं इसकी फेस वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे 9 ही है, और कुछ थोड़ी इसकी फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू पे आपका सवाल एक भी नहीं पूछा जाता है, सारे सवाल जो पूछे जाते हैं वो प्लेस वैल्यू से पूछे जाते हैं। तो आइए मेरे बच्चे, मोटा मोटा आपको समझ में आ गया फेस वैल्यू क्या होती है। किसी भाई को दिक्कत है? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें 5 की फेस वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे 5 ही है। 6 की फेस वैल्यू क्या है, 6 ही है। 2 की वैल्यू क्या है, 2 ही है। यानी फेस वैल्यू वही रहती है जो एक्चुअल में है। तो मेन आता है मेरे बच्चे प्लेस वैल्यू। ये बड़ा काम है।
जिसे हम कहते हैं अंकीय मान या स्थानीय मान। अंकीय मान नहीं, स्थानीय मान। स्थानीय मान यानी जो उसके स्थान के मान पर निर्धारित होता है, स्थानीय मान। अब मेरे बच्चे कैसे डिसाइड होता है इस कहानी को एक बार तरीके से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 57 3.467 या 8। मैं जानना चाहता हूं यार इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो मेरे बच्चे ये दशमलव लगा। दशमलव का मतलब है इसकी बात की कहानी अलग है, इधर से नंबर है। तो ये रहता है मेरे बच्चे यूनिट डिजिट, क्या कहलाता है, इकाई अंक कहलाता है। तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 3 गुना 1। ये मेरे बच्चे दहाई अंक कहलाएगा, तो इसकी होगी 7 गुना 10। ये मेरे बच्चे सैकड़े का अंक कहलाएगा, तो ये होगा 5 गुना 100। यूनिट डिजिट, 10th डिजिट, 100 डिजिट। मेरे बच्चे ये जो होगा ना, ये दशमलव के बाद की कहानी है, तो ये होगा 4 गुना 1/10। ये जो होगा ना, ये दशमलव के बाद 2 अंक है, 1 2, तो ये हो जाएगा 6 गुना 1/100। और मेरे बच्चे ये जो होगी कहानी, ये क्या होगी, 1 2 3 अंक है, तो 8 गुना 1/1000। उम्मीद है आप इतनी बात समझते हो। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है तो खुल के अपनी बात बताना। हाँ जी बीरबल भाई बिल्कुल होगा, भैरव मोंडल बिल्कुल होगा बच्चे। किसी भाई को दिक्कत यहां तक नहीं। अब आते हैं हम आगे। जैसे इस सवाल में जल्दी जल्दी से आंसर करना बहुत छोटी बात है। कह रहा है जी 6 का स्थानीय मान ज्ञात करिए। तो 6 कहां पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 6 है लाख पे, तो 6 लाख आएगा, तो 6 लाख ही रहा। तो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। अब मेरे बच्चे सारे बच्चे अपनी शिकायतें बंद करके सीधा सीधा आ जाइए एक ही जगह। कहता है 3 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यूनिट डिजिट, 10th डिजिट, 100 डिजिट, 1000, 10,000, तो 30,000। 30,000 लिखा ही रखा है? ये गलत लिखवा दिया भाई इसने। ये भी 30,000 है, ये भी 30,000 है। कुछ और लिखना चाह रहा होगा, पता नहीं क्या। नहीं 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 नहीं, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, ऑल ऑफ दीज अबो लिखा हुआ, फिर ठीक है, माफ करना भाई। ये भी 30,000 है, ये भी 30,000 है, और 300, 300 के बाद 2 जीरो और लगा देंगे तो ये भी 30,000 है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। माफ करिएगा। ये सारे के सारे पेपर के क्वेश्चन हैं जो पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। बताइए, एनटीपीसी में बहुत बड़ा रोल होता है इसका। यूपीएसआई में भी नंबर सिस्टम आता है, पूरा गहराई पे आता है, देखिए। लेकिन एनटीपीसी में कहीं से भी गहराई में सवाल पूछता है। कहता है 7 का अंकीय मान बताइए, फेस वैल्यू। तो देखिए एक तो 7 है यहां, तो ये बना मेरे बच्चे 7 गुना 10 यानी 70। एक है 7 यहां, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये बना 70,000। बिल्कुल ठीक है। ये हुए मेरे बच्चे इसकी प्लेस वैल्यू। ये हुए मेरे बच्चे प्लेस वैल्यू। अगर वो ये कहता कि इनकी प्लेस वैल्यू का जोड़ बताइए, तो मेरे बच्चे में जोड़ कर देता, तो 70,000, 70 मेरा राइट आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होता है। जब मैं यहां पूछता स्थानीय मान, लेकिन उसने क्या पूछा, अंकीय मान। उसने पूछा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब जो लिखा है वही। तो यहां फेस क्या लिखा है, 7। यहां पे भी फेस क्या है, 7 ही लिखा, यानी फेस वैल्यू नहीं बदलने की सर। तो 7 और 7 14 मेरा राइट आंसर है, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है, ठीक है जी। बताइए मेरे दोस्त। सर मैं एसएसबी में हूँ, सिक्किम में पोस्टेड हूँ सर। का जंगा समझ नहीं पाया भाई, कमेंट जल्दी चला गया। जय श्री राधे मेरे भाई। कंचनजंगा के पास बैठकर क्लास ले रहा हूं। अरे मेरे भाई सौभाग्य हमारा। मिथिलेश रजक जी नमस्कार आपको। आइए, कहता है इसके अंकित मान और स्थानीय मान का योग ज्ञात करिए। लफड़ा है।
6 की फेस वैल्यू तो होगी मेरे राजा 6, लेकिन प्लेस वैल्यू जानते क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 6000। तो 6000 में 6 जोड़ेंगे, 6000। हाँ है ना? पक्का क्लियर है? बड़ा प्यारा लगा यार ये। भाई कह रहा है कि एसएसबी में हूं और मैं कंचनजंगा। कहां पे भाई कंचनजंगा? वहां पर क्लास बैठकर आपकी क्लास ले रहा हूं। कितना मजा आता कि तू अपना फोन नंबर हमें दे पाता और हम तुझसे डायरेक्ट बात करते वीडियो कॉल पे। है? अपना फोन नंबर दे कमेंट में। अरे इस भाई का फोन नंबर ले लेना तुरंत की तुरंत। यूट्यूब पे देगा ये भाई। और बाकी बच्चे उस फोन नंबर को यूज मत करना। देखिए, देखिए, 8 के स्थानीय मान के बीच क्या अंतर है? तो देखो यार, 8 का स्थानीय मान 80 है। 8 का स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 80,000। अंतर निकालेंगे, 0, 10 में 8 गया 2, 9, 9, 7, 79920, ऑप्शन में, क्योंकि प्लेस वैल्यू की बात है। ठीक है जी। जी पढ़ाएंगे भाई, बिल्कुल पढ़ाएंगे सर। लौकी के खेत में बैठकर क्लास ले रहा हूं। शानदार यार। पता कितने ही ऐसे बच्चे हैं जो सिलेक्टेड हैं लेकिन अपनी रैंक सुधारने के लिए, डिपार्टमेंट बदलने के लिए बेचारे तैयारी करते हैं और जॉब के साथ तैयारी करते हैं। अगर आपके घर में रोटी आराम से आपको मिल रही है, फिर आप मत हिचकिचाइए, चुपचाप से पढ़िए। देखिए भाई, सवाल में कह रहा है 3 के स्थानीय मीन के बीच का क्या अंतर है? 3 के स्थानीय मान के बीच का क्या अंतर है? तो मेरे बच्चे 3 का स्थानीय मान यहां है और यहां है। इकाई, दहाई, सैकड़ा 300, और यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो 3 करोड़। माफ करना। देखो अगर मैं इसे पेपर में करा रहा होता ना तो मैं ये कहता कि देखो इसका स्थानीय मान में 000 रहेगा, यानी 1000 में 300 घटाएंगे तो आखिरी 3 अंक 700 होंगे, और 700 एक ही ऑप्शन में, तो यही डायरेक्ट आंसर होगा, है ना? अभी के लिए आप इसे लिख लेंगे भाई, ये 3 करोड़ है तो 3 के बाद 2 जीरो, फिर 2 जीरो, फिर 3 जीरो, घटा लें फिर आंसर निकाल लें। पक्का? बताइए भाव। कहता है 5 के स्थानीय मान के बीच में क्या अंतर है? तो यहां एक तो ये 5 है तो 50 आएगा, एक ये 5 है तो 1, 2, 3, 4, 4 जीरो आएंगे, तो ये आया 0, 5, 9, 9, 4। ठीक है जी। कह रहा है 3 और 9 के स्थानीय मान के बीच में क्या अंतर है? बताइए, थोड़ा फास्ट करिए। हाँ जी निखिल पांडे जी, बिल्कुल। ग्रुप डी के लिए भी आप यहां आराम से तैयारी कर सकते हैं। एक ही बात है ग्रुप डी के लिए भी, लेकिन हाँ बस ग्रुप डी से थोड़ा ऊपर का लेवल हो गए। कहता है जी 3 और 9 के स्थानीय मान बताइए। नंबर सिस्टम सभी का सेम रहता है। 3 और 9 का स्थानीय मान तो वैसे भी समझ गया यार, 3 के बाद 5 जीरो थी और 90 घटाएंगे। नो नो नो। 2,999,1 0। अरे किसी को बोलियो गर्म पानी दे देगा थोड़ा। माफी चाहता हूँ। आइए भाई, कल भाई छुट्टी रहेगी, दिल्ली में चुनाव है, इस वजह से, मेरी वजह से नहीं है। ऑफिस नहीं खोल सकते ना जहां से क्लास लेते हैं, चलान लग जाएगा तुरंत तुरंत कट के। आइए, कहता है 6 के स्थानीय मान और अंकीय मान। तो मेरे बच्चे 6 का स्थानीय मान तो हुआ 60,000, मतलब 6,000, माफी चाहता हूँ, और फेस वैल्यू हुई 6। कहते हैं इनका डिफरेंस बताओ। 10 में 6 गया 4, 9, 9, 5।
5994। ऑप्शन डी मेरे बच्चे राइट आंसर। कह रहा 5 के स्थानीय मान और अंकीय मान का अंतर ज्ञात करिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। स्थानीय मान ये और अंकीय मान क्या हुआ जी 5। कह रहा अंतर निकालिए, तो 10 में 5 गया 5, है ना। तो यहाँ आएगा 9,9,9,4, यानी ऑप्शन सी। मेरे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप ये काम कर लेंगे, है ना। अब ये जल्दी जल्दी से सवाल आपने करने, कुछ खास है नहीं। ये भी आपने करना है घर पे, ये भी आपने करना है, ये भी आपने करना है, ठीक है जी। ये सब नहीं, यहां से आ जाइए, करो भाई। करिए बच्चे। मेरे बच्चों ध्यान से देखिए, कहानी ये है। कह रहा 5 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात करिए और अंकीय मानों का। तो मेरे बच्चे 1, 2, 3, 4 स्थानीय मान हुआ ये, तो 5,000। इस 5 का स्थानीय मान होगा 50, इस 5 का स्थानीय मान होगा 50, और इस 5 का स्थानीय मान होगा 5, मतलब प्लेस वैल्यू। साथ में कह रहा है अंकीय मान भी ले लीजिए। तो मेरे बच्चे इस 5 का फेस वैल्यू 5 ही रहेगा, इसका भी 5 ही रहेगा, तो 5 और 5 10, और 5 और 5 10, 10 और 10 20, यानी फेस वैल्यू तो जो है वही रहेगी। अब कह रहा है जी सबकी सेटिंग करके जोड़ दो, जोड़ दिया जी। अब देखो जी 5 आया, 5 5 10 2 12 आया, 5125 आया। है सर ऑप्शन कोई? हाँ जी सर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मेरे मेरे जो मेरा राइट आंसर है। ये सारे पेपर के क्वेश्चन है, लेकिन हर बार इतने आसान नहीं आएंगे। ये आपने घर से करना है भाई, ये भी मेरे बच्चे घर से करना है, ये भी घर से करना है। इसमें 7, 6 और 9 के स्थानीय मानों का जोड़ करना है, ये इजीली आप लोग कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको समझ में आ जाएगी। बाकी प्रैक्टिस के क्वेश्चन देंगे, 5 से 10 मिनट में प्रैक्टिस खत्म करके दूर होना। अब चलते हैं आगे। यहां तक मेरे बच्चे किसी भाई को कोई दिक्कत है तो बताइए। और मेरे बच्चे जो बच्चे करें ई बुक, ई बुक मेरे बच्चे यूपीएसआई की भी और इसके रेलवे वाले की भी। रेलवे की तो शायद अनाउंस कर ही दी थी हमारी, जो कल क्लास है 5, कल हो गया क्या बुधवार, परसों 6 तारीख, 6 तारीख को बृहस्पतिवार को आपके बैच में ही दोनों की कंप्लीट ई बुक आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा यहीं पे। आइए आइए, आपका इंतजार है। देखिए मेरे बच्चे, अब विभाज्यता में हम आगे आ रहे हैं। मेरे बच्चे ये कोई नंबर लिखा है, अगर मुझे चेक करना है कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, 2 की पावर 1 लिख दो या 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो इसका क्या लॉजिक है? तो इसका लॉजिक ये है कि अगर आखिरी एक डिजिट, एक अंक 2 से भाग हो गया तो समझो संख्या भी 2 से भाग हो। हाँ जी, अगर मेरे बच्चे 2 की पावर 2, यानी 4 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? जब किसी संख्या के आखिरी 2 डिजिट, जब किसी संख्या के मेरे बच्चे आखिरी 2 डिजिट 4 से भाग होंगे तो समझो संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। 2 की पावर 3, 8। कोई नंबर 8 से कब डिवाइड होगा? 1 2 3 4 5 6। तो 8 से कोई संख्या तभी डिवाइड होगी जब आखिरी 3 अंक 8 से भाग होगा। आप ये लॉजिक देखिए कि 3 अंक, 2 अंक, 1 अंक कैसे सेट बैठ रहे, जो पावर है वही सेट हो रहा। मैं कह रहा हूं यार 2 की पावर 4, यानी 16 से कोई संख्या कब डिवाइड होगी? जब उस नंबर के आखिरी 4 अंक, आखिरी 4 अंक 16 से डिवाइड होंगे, 16 से डिवाइड होंगे, तो मेरे बच्चे समझो संख्या भी 16 से डिवाइड हो गई। ऐसे ही मेरे बच्चे अगर मैं 2 की पावर n से कोई नंबर पूछूं कब डिवाइड होगा, तो लॉजिक वही है कि जब किसी संख्या के आखिरी n अंक
ये कुछ भी हो सकते हैं। n अंक अगर मेरे बच्चे 2 की पावर n से भाग हो गए तो समझो संख्या भी 2 की पावर n से डिवाइड हो जाएगी। क्या आप सहमत हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप बन गए कौन बनेगा करोड़पति। क्लियर है भाई? अब आपको मोटी मोटी बात समझ में आ गई। ये इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको आप पढ़ लेना आराम से, क्योंकि जो मैंने वहां समझाया वो यहां लिख दिया। अब आते हैं सवाल पे। पहला सवाल है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 का। मेरे बच्चे, मैं एक एक सवाल हर एग्जाम से उठा रहा हूं और मैं ये देख रहा हूं कि आपके एग्जाम में कैसे सवाल बन सकते हैं, और बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहा हूं। तो पहला सवाल आपके ऊपर दाग दिया है, जवाब दीजिए। कहता है 2 से एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए नंबर, तो बताओ x की क्या तो मैक्सिमम वैल्यू होगी और क्या मिनिमम वैल्यू होगी। तो मेरे बच्चे 2 का मतलब है 2 की पावर 1 है। तो 2 से कोई संख्या तभी डिवाइड होगी जब उस नंबर का आखिरी एक अंक 2 से भाग होगा। ठीक है जी। अंक होते हैं मेरे बच्चे 0, 1, अंक होते हैं इतने। एक सेकंड पानी पी रहा हूं भाई अभी करा। अंक होते हैं मेरे बच्चे इतने, है ना। 0 एक ऐसा अंक है जो किसी भी नंबर से या किसी भी डिजिट से डिवाइड हो जाए, बस 0 0 से डिवाइड नहीं होगा। 0 जो है वो 0 से डिवाइड नहीं होगा, इसे हम अनडिफाइंड कहते हैं। ठीक है दोस्त, क्यों कहते हैं? देखिए कारण है। अगर मैं 0 को, या मैं आपको ये कहूं कि भाई 30 को 5 से भाग दो, बताओ क्या आंसर है? आप कहेंगे 6। मैं कहूं यार 42 को 3 से भाग दो, बताओ क्या है? तो आप कहेंगे 14। मैं कहूं चेक करके बताओ, तो आप कहेंगे देखो सर 5 को 6 से गुना किया तो क्या आया? 30। 3 को 14 से गुना किया तो क्या आया? 42। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि यार 0 को 5 से डिवाइड ना, 0 को 0 से भाग दो, बताओ क्या है? तो एक बच्चे ने कहा जी 3 आया। दूसरे बच्चे ने कहा सर 0 को 0 से भाग दोगे तो 8 है। अब मैंने कहा यार गलत सही के लिए नियम ये कि इसको इससे गुना करके ही आना चाहिए, इसको इससे गुना करके ही आना चाहिए। बच्चे ने कहा देखो गुरुजी, 0 को 8 से गुना करोगे तो आ गया ना 0, 0 को 3 से गुना करोगे ना तो आ तो गया 0, और क्या चाहिए सर आपको? हम बात समझ गए। तो यार मैं इस मुसीबत में आ गया कि ना तो मैं ये चीज बता पा रहा कि ये ठीक है कि ये ठीक है, किसी और बच्चे ने 3 कह दिया, 4 कह दिया, 5 कह दिया, तो सब पे ही सेट हो रहा है। मतलब जब भी हम किसी चीज को डिफाइन नहीं कर पाते हैं, जब भी हम किसी चीज को डिफाइन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्टेज को हम कहते हैं अनडिफाइन। यानी मैं डिफाइन ही नहीं कर पाया कि उत्तर क्या है इसका, 1 है कि 2 है कि 3 है कि 8 है। अपरिभाषित। बहुत सारे बच्चे लिख रहे थे इन्फिनिटी, गलत है। इन्फिनिटी नहीं होता मेरे बच्चे, ये अपरिभाषित होता, अनडिफाइन होता है। इन्फिनिटी इज क्वाइट डिफरेंट थिंग। इन्फिनिटी का मतलब होता है दैट इज डिफाइन, जो कि डिफाइन है, जिसकी वैल्यू पता है क्या आएगी, लेकिन कितनी आएगी उसके बारे में नहीं पता। वो अगले दिन किसी दिन सवाल में केस आएगा तो समझाऊंगा। अभी इन्फिनिट मतलब माफ करना गलत बोल रहा हूं, अनडिफाइन पे डिस्कस कर दिया। तो 0 जो है वो 0 के अलावा बाकी सबसे भाग होता है, और मुझे तो यहां वो डिजिट चाहिए जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो यानी 2 से तो सारे ही डिजिट भाग होंगे, कौन कौन से नहीं हो पाएगा सर? 9 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 1 नहीं होगा। ये डिजिट डिवाइड नहीं होंगे सर, बाकी सारे डिवाइड होंगे। अच्छा, तो उसने पूछा क्या? तो उसने पूछा कि x की जगह क्या रख सकते हो? तो x की जगह कुछ भी रख सकते हैं। तो कहता है सबसे बड़ी वैल्यू बताओ, तो सबसे बड़ी वैल्यू 8, और सबसे छोटी वैल्यू बताओ 0। कहता है इनका डिफरेंस बताओ, तो 8 और 0 का डिफरेंस कितना है मेरे बच्चे? 8। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना। समझ गए मेरे भाई? आइए। देखिए मेरे राजा, दी गई संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है, तो p के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करिए।
तो मेरे बच्चे 2 से डिवाइड करना है, तो हर हाल में आखिरी डिजिट 2 से भाग होने वाला चाहिए। तो आखिरी डिजिट क्या ले सकते हो सर? 0, 2, 4, 6, 8। तो 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 2 20, 20 में 0 जोड़ा 200। नहीं सर 20 ही हुआ, मजे मत लिया करो। तो इसका मतलब मेरे बच्चे मेरा आंसर है 20। आंसर है 20। ये सवाल है मेरे बच्चे एसएससी सिलेक्शन इंटरमीडिएट लेवल 2023 का। बताइए, उत्तर दीजिए। देखिए भाई, कहता निम्नलिखित में से 4 से कौन सा विभाज्य नहीं है। तो मेरे बच्चे 4 से भाग देने का नियम क्या है? सर 4 से भाग देने का नियम आप बताया रहे कि आखिरी 2 डिजिट पकड़ने होंगे। क्यों सर? क्योंकि 4 होता है 2 की पावर 2। तो सर आखिरी 2 डिजिट पकड़ते हैं। 72 डिवाइड हो रहा है। हाँ जी। 4 एकम 4, 3 बचा 4 8 32 भाग हो रहा है। 92 हो रहा है जी। 4 दूनी 8, 1 बचा 4 3 12 भाग हो रहा है। 4 चौक 16 भाग हो रहा है। क्या 94 डिवाइड हो रहा है? सर 4 दूनी 8, 1 बचा 14 भाग नहीं होता। तो उसने हमसे पूछा ये था कौन सा विभाज्य नहीं है। तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है। इनको बेटा गर्म रखवा दे। आइए मेरे राजा, कहते हैं सबसे बड़ी संख्या जो इतने में स्टार की जगह भरी जाए कि संख्या 4 से डिवाइड हो जाए। बताइए। अब यहां एक नियम सिखा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना। बहुत मोटी बहुत बड़ी बात सिखाने लग रहा हूं जो किसी ने नहीं सीखी होगी, और सीखी है तो बहुत अच्छी बच्ची बात है। देखिए, कोई भी नंबर 4 से कब डिवाइड होगा? तो 4 से डिवाइड करने के लिए आखिरी 2 डिजिट ढूंढने होते हैं। तो 2 डिजिट ढूंढने हैं तो 2 केस बनते हैं। ये बनता है केस 1 और ये बनता है मेरे बच्चे केस 2। केस 1 केस 2। तो 4 से कोई नंबर डिवाइड होगा तो आखिरी 2 डिजिट ढूंढने। तो अगर दूसरा डिजिट इवन है, ई माने इवन है, सम है, इवन है, सम है, तो मेरे बच्चे आखिरी डिजिट हर हाल में 4 से भाग जाना चाहिए। आखिरी डिजिट हर हाल में 4 से भाग जाना चाहिए, तो ही वो नंबर 4 से भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। लेकिन अगर केस 2 में दूसरा जो डिजिट है वो इवन ना हो के ओड हो, ओड हो, विषम हो, विषम हो, तो मेरे बच्चे 4 का आधा 2 इसके अंदर जोड़ो, इस डिजिट के अंदर, और फिर जो रिजल्ट बने वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। आप कहोगे क्या बकवास करो, समझ ही नहीं आया। हैव पेशेंस। जो भी पढ़ाऊंगा डायरेक्टली रिलेटेड होगा आपके एग्जाम से, इसलिए पेशेंस रख के समझिए। देखिए, इसी एग्जाम्पल में दोबारा आते हैं। मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपको ये कहा कि मेरे बच्चे बड़े ध्यान से मेरी बात समझना है। फिर से लिखवा रहा हूं क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट पे ही ताकत डालता हूं, वो समझिए। केस 1 ये था कि अगर आखिरी 2 डिजिट में सेकंड डिजिट इवन है तो ये वाला डिजिट 4 से भाग होना चाहिए। लेकिन अगर सेकंड डिजिट ओड है तो इस नंबर में 2 जोड़ो, इस डिजिट में 2 जोड़ो, और फिर ये 4 से भाग होना चाहिए। प्रैक्टिस कर रहे हम यहां। देखिए, यहां सेकंड डिजिट क्या है जी? तो सर सेकंड डिजिट ओड है, तो इसमें 2 जोड़ो, तो 2 में 2 जोड़ा 4। क्या ये 4 से भाग हो गया? हाँ जी हो। तो इसका मतलब ये नंबर 4 से भाग होगा। बात समझ रहे हैं? यहां ये कैसा है जी? ओड है। ओड है तो इसमें 2 जोड़ोगे, तो 4 में 2 जोड़ा 6। क्या 6 4 से भाग होता है? नहीं, तो ये नंबर भाग नहीं। बहुत पेशेंस से प्यार से मेरी बात सीखते जाइए। आइए, ये कैसा है जी? ओड डिजिट है, विषम है, तो इसमें 2 जोड़ो, तो 2 में 2 जोड़ा 4। 4 4 से भाग होता है? हाँ जी हो जाता है, यानी भाग हो जाएगा। ये कैसा है जी? विषम है, तो ये क्या है? 6 6 में 2 जोड़ा मेरे बच्चे 8। क्या ये 4 से भाग हो रहा है? हाँ जी हो रहा है।
ये संख्या मेरे बच्चे 4 से भाग हो जाएगी। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत हो, कोई ऐसी बात जो समझ ना आ रही हो, तो खुल के मुझे बता दो। Anyone have if any doubt? Let me tell you. अब मेरे बच्चों, ये सवाल है एसएससी सीजीएल 2020 प्रीलिम्स का। मैं जानना चाहता हूं कि आप में से कितने बच्चे सवाल का उत्तर 1 सेकंड में दे देंगे। कहता है स्टार की जगह क्या आएगा। तो आप एक बात कहेंगे कि देखिए सर, जब भी 4 से डिवाइड करना है 2 अंकों की संख्या को, तो आखिरी 2 डिजिट होते हैं। बिल्कुल ठीक है। और सर आपने ये कहा कि अगर आखिरी 2 डिजिट में ये डिजिट इवन है तो ये नंबर हर हाल में 4 से भाग जाएगा, और अगर ये ओड है तो इसमें 2 जोड़ने के बाद ये 4 से भाग जाएगा। हाँ जी। तो अगर मैं ये कहूं कि आखिरी 2 डिजिट 94, तो क्या ये 4 से भाग जाएगा? तो आप ये देखिए, ये ओड है तो इसमें 2 जोड़ोगे तो भाग जाएगा। अरे हाँ है ना। तो 4 और 2 6, 6 भाग नहीं जा रहा तो नहीं जाएगा। तो यहां ये देखो, ये डिजिट क्या होगा, ये इस डिजिट पे डिपेंड करता है। क्या ये डिजिट डायरेक्ट 4 से भाग होता है? हाँ जी सर, होता है। ये डिजिट 4 से डायरेक्ट भाग हो गया। अगर ये हर हाल में 4 से भाग हो गया तो 100% ये डिजिट इवन रहा होगा। ये डिजिट इवन रहा होगा। इवन क्या होते हैं जी? 0, 2, 4, 6, 8। उसने पूछा सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा क्या है? 8। मेरे बच्चे, मेरा राइट आंसर होगा 8। मैं जानता हूं अभी पल्ले नहीं पढ़ रहा, बट धीरे धीरे सीखे। सबसे बड़ी अंक 9 तो होता है, लेकिन उसको इवन भी तो रखना है। इवन भी तो रखेगा क्योंकि 4 से भाग जा रहा है। कितने बच्चे मेरा लॉजिक पकड़ गए? कितने भाई मेरी बात समझ गए? पढ़ रहा है पल्ले? मिस्टर राजपूत बुआन बबुआन आइए। अगर आप इंग्लिश मीडियम के तो बताना, मैं क्वेश्चन को इंग्लिश में ऊपर दिखा दूंगा। और आपको क्लास की पीएनजी भी बकायदा मिलनी है, पीडीएफ भी मिलनी है, तो कोई इशू नहीं है। सवाल में कह रहा है कि भाई 4 से डिवाइड होना चाहिए। अगर 4 से डिवाइड होना चाहिए तो आखिरी 2 डिजिट है, और ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो पी का मान हर हाल में 0, 2, 4, 6, 8 होगा। पूछा क्या है? वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या तो 8 होगी भाई, तो आंसर होगा 8, ऑप्शन सी। ये भैया सवाल है सीजीएल प्री का। ये सवाल है मेरे बच्चों सीजीएल प्री का। सीजीएल प्री 2024 का क्वेश्चन है। अब देखिए आप कितनी जल्दी तोड़ते हैं। आपने जैसे ही यहां नोटिस किया कि सर यहां n है और यहां 2 है, तो सर मुझे ये बताना, क्या ये 2 जो है ये 4 से डिवाइड हो रहा है? आपका जवाब नहीं हो रहा सर। भाई आखिरी 2 डिजिट में ये नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा, तो ये हर हाल में ओड रहा होगा ना। और ओड नंबर कौन कौन से? 1, 3, 5, 7, 9। वाई डोंट यू डिसाइड इट फास्ट? जल्दी से डिसाइड करो ना बेटा इस बात को। अगर आखिरी अंक विषम, मतलब ये 4 से भाग नहीं हो रहा, तो ये हर हाल में ओड होगा। 4 से भाग हो रहा है तो ये इवन होगा। लेट्स डिसाइड इट फर्स्ट। अब कह रहा है आने वाले सभी संभावित, अच्छा सभी का योग बताओ। तो देखो यार, 9 और 1 10, 7 और 3 10, 5 25, 10 10 20 5 25। मेरा ऑप्शन बी राइट। भाई समझा करो। हाँ जी। जन्म समझा करो, जन्म समझा करो। देखिए भाई, अब 8 से भाग देना है, तो भाई 8 से भाग देना है तो आखिरी 3 डिजिट पकड़ो। हाँ जी, तो भाग दे देना। बहुत टाइम खराब कर लोगे, अब नियम सीखो। देखो मेरे बच्चे, 8 से भाग देना है तो आखिरी 3 डिजिट ढूंढते हैं। 8 से भाग देने का क्या नियम होता है? आखिरी 3 डिजिट। लेकिन 2 केस बनेंगे, केस 1 और केस 2। एक बार दिमाग में बैठा लेना, जिंदगी भर भूलोगे नहीं और कोई सवाल अटकेगा नहीं, ये दावा है। केस 1 ये कहता है कि अगर आखिरी 3 डिजिट में आखिरी डिजिट मेरे बच्चे
मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, आखिरी यानी तीसरा डिजिट इवन है, सम है, तो हर हाल में ये दोनों डिजिट 8 से भाग जाने चाहिए। एट एनी कॉस्ट ये दोनों डिजिट 8 से भाग जाने चाहिए। हाँ जी, लेकिन मेरे बच्चे 3 डिजिट में अगर आखिरी डिजिट ओड है, विषम है, विषम है, तो मेरे बच्चे आखिरी 2 डिजिट में 8 का आधा 4 जोड़ना होगा और फिर ये 8 से भाग जाना चाहिए। 4 से भाग दे रहे थे तो 4 का आधा 2 जोड़ रहे थे, 8 से भाग देंगे तो 8 का आधा 4 जोड़ेंगे, 16 से भाग देंगे तो 16 का आधा 8 जोड़ेंगे। दिस इज ए ब्रिलियंट रूल, समझना चाहिए आपको। अब इस सवाल पर आते हैं। तीसरा डिजिट क्या है जी? 7, ओड नंबर है, तो 18 में 4 जोड़ो 22। क्या 22 8 से भाग जाता है? नहीं, हटाओ। ये कैसा है जी? ओड, तो 12 में 4 जोड़ा 16, 16 7 8 से भाग जाता है? हाँ जी, जाता है। ये ओड है बिल्कुल, इसमें 4 जोड़ा, 16 में 4 जोड़ा जी 20, 20 8 से भाग जाता है? नहीं जाता जी। ये ओड है, 14 में 4 जोड़ा जी 18, 18 8 से भाग जाता है जी? नहीं जाता। तो केवल और केवल मेरे बच्चे ऑप्शन सी डिवाइड होता है। जहन में बसा लो धीरे धीरे करके, हाँ जी, धीरे धीरे करके बसा लो, दिमाग में बसा लो की बात बन जाएगी। आइए जी, कहता है इनमें से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं? देखिए राजा, कहानी क्या है देखिए मेरे बच्चे ध्यान से। 8 से डिवाइड करने के लिए नियम है आखिरी 3 डिजिट। अगर कहें तो मैं ऑप्शन बड़ा कर लूं, क्योंकि छटनी तो ऑप्शन से ही करनी है हमने। आइए देखिए यार, यहां क्या है? ओड है। अगर ओड है मेरे बच्चे तो 98 में 4 जोड़ा 102। क्या 102 8 से भाग जा रहा है? जवाब है नहीं जा रहा। 102 8 से भाग नहीं जा रहा, तो ये भाग नहीं जाएगा। ये ओड है, तो 84 में 4 जोड़ा 88। क्या 88 8 से भाग जा रहा है? हाँ जी, जा रहा। ये है ओड, 92 में 4 जोड़ा 96। क्या 96 8 से भाग जा रहा है? हाँ सर, 12 8 96 भाग जा रहा है। ये इवन है, अगर इवन है तो आखिरी दोनों डिजिट क्या हुए? 8 8 8 से भाग जा रहा है। तो उसने सवाल में पूछा था कौन सा भाग नहीं जा रहा, तो सी भी भाग जा रहा है, बी भी भाग जा रहा है, डी भी भाग जा रहा है। तो मेरे बच्चे ए ऑप्शन डिवाइड नहीं होगा, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अब ढक्कनो, ए उसने पूछा था कौन सा भाग नहीं होगा, तुम भी लफे मार रहे हो बे। देखो क्या लिखा हुआ है, उसने लिखा कौन सा भाग नहीं होगा, ये नहीं पूछा कौन सा होगा, नहीं पूछा, इज नॉट डिविजिबल। आइए भैया, एक भाई कह रहे एक बार और। बेटा ऐसा ही सवाल है, सिम चिंता क्यों कर रहे हो? कहता है 51 462 के नजदीक कौन सी संख्या है जो 8 से भाग जा रही है? मैं कह रहा हूं उसके मारो गोली, तुम बस ये बता दो इनमें से 8 से भाग कौन सी जा रही है। देखो यार, इवन है तो हर हाल में 8 से भाग जाना चाहिए, 64 जा रहा है। इवन है, 56 8 से भाग जाना चाहिए, जा रहा है, 8 7 56। इवन है तो आखिरी 2 डिजिट 68 भाग नहीं जाता, हटाओ। इवन है तो क्या 80 भाग जाता? 8 से जा रहा है, तो इसका मतलब बी को छोड़ के बाकी सारे भाग जा रहे हैं। लेकिन उसने कहा 51 462 के नजदीक, तो भैया 462 के सबसे नजदीक जो है वो 464 है, क्योंकि 2 ही बड़ी है, बाकी ये तो बहुत बड़ी है और ये बहुत छोटी है। तो उसने नजदीक पूछा था मेरे बच्चे, ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। सिलेक्शन पोस्ट 2023 का सवाल। इसको थोड़ी देर छोड़ दो, या आज यूं करो इतना ही पढ़ लो, फिर मंडे को इससे आगे स्टार्ट। मंडे को नहीं, कल तो छुट्टी है भाई, ध्यान रखना कल छुट्टी है। कोई कॉल सेंटर में फोन करके मत पूछना क्लास क्यों नहीं हो रही, कल दिल्ली में चुनाव है।
ठीक है मेरे बच्चे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का सादर नमस्कार है, आप सभी का स्वागत है इस बैच में। आज मैंने आपको बहुत सारी चीज़ों के जवाब देने की कोशिश की कि ये बैचेस कैसे होंगे, कैसे-कैसे हम काम करेंगे, है ना? सारी बातें मैंने आपको समझाई। और मेरे बच्चे, मैंने ये बताया कि हम किस चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं, कौन सा चैप्टर सभी में कॉमन है, उसके बाद सारी चीज़ें अलग-अलग हो जाएँगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी को धन्यवाद, साधुवाद, नमस्कार। थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू।